नमस्कार मित्रों, मैं अतुल द्विवेदी 9 एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक जो कि क्लास 11 से संबंधित है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को लेकर आया हूं। यूनिट्स क्या चीजें होती हैं या मेजरमेंट क्या चीजें होती हैं? फिजिक्स में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, जितनी भी फिजिकल चीजें अभी तक आपने पढ़ी है या जितना भी आपने कुछ वर्ड में देखा होगा, ठीक, जिसे आप नाप सकते हैं, जिसे आप तौल सकते हैं, ऐसी सारी चीजें, जो सारी क्वांटिटी जो आप नाप रहे होते हैं, वो किस चीज में आती है? फिजिक्स के ही पार्ट में आती है। कहने का मतलब, अगर कोई कहे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सीधा सा होता है वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें, ठीक है ना? तो वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, मैं आपसे कहूं, ये बताइए, आपने फोर्स पढ़ा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। आपने वर्क पढ़ा, वर्क कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि आप वर्क को मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं, मतलब सारी क्वांटिटी जिसे आप मेजर करते हैं वो सारी क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना? सबसे बड़ी समस्या इस पूरे वर्ल्ड में क्या आई? सबसे बड़ी समस्या ये आई, जितने भी छोटे छोटे रीजन थे, जितने बड़े से बड़ी कंट्री थी, वो अपने एक अलग अलग स्टैंडर्ड रखा करते थे। कोई किसी में नापता था, कोई किसी और में नापता था, तो इससे समस्याएं आती थी ट्रेडिंग में, ठीक है ना? तो हुआ क्या, एक ऐसा ट्रेड बनाया गया, एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसमें यह बताया गया कि अगर कुछ क्वांटिटी ऐसी रिजर्व कर दी जाए जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी हो, तो ट्रेडिंग की समस्या खत्म की जा सकती है, ठीक है ना? तो हुआ क्या, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो स्टैंडर्डाइज कर दी गई, जिसे हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? सबसे पहली चीज आती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चीज होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो सारी बेसिक क्वांटिटी होंगी जो आप पूरे फिजिक्स में या मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक? जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे या जितना भी साइंस आप पढ़ेंगे, वो सारी की सारी चीजें इस फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट की जाती हैं, ठीक है ना? जैसे मैं आपको छोटा सा, पहले मैं आपको बता दूं फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी ली गई। फंडामेंटल क्वांटिटी में आपकी 7 अलग अलग तरह की क्वांटिटी ली गई, जिसमें सबसे पहली क्वांटिटी आपकी आती है लेंथ। लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेकेंड जो क्वांटिटी आपकी आई वो आई मास। थर्ड जो क्वांटिटी है वो आपकी आई टाइम। फोर्थ क्वांटिटी जो आपकी आई वो इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ क्वांटिटी जो आपकी आई वो थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। जो छठी क्वांटिटी आपकी आई क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। और थर्ड जो क्वांटिटी आपकी है, लास्ट जो क्वांटिटी आपकी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, ये आपकी 7 अलग अलग तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स आपको पता है ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसे हम मेजर कर सकते हैं। तो फोर्स को निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा M इंटू क्या पढ़ा है? A पढ़ा है ना? कहने का मतलब, अब मैं आपसे कहूं इन सातों में से मैं इस फोर्स को कैसे रिलेट कर सकता हूं? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बेसिकली जो भी चीजें निकलेंगी वो इन्हीं सातों में से निकलनी है। कैसे निकलेगा देखिए जरा, यहां पर मास है, M फॉर मास। मास कैसी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए और साथ ही साथ टाइम चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक, और टाइम चाहिए।
डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। कहने का मतलब ये वाली क्वांटिटी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, लेंथ से और टाइम से, ठीक है ना। तो यहां से आप बता सकते हैं कि इन सातों फिजिकल क्वांटिटी या इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी क्वांटिटी आप पढ़ते या आगे पढ़ेंगे वो सारी फिजिकल क्वांटिटी वो इन्हीं सातों में से एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सात अलग अलग तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएंगे, ठीक। अच्छा, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापने के लिए अलग अलग फंडामेंटल यूनिट भी बनाएंगे। मतलब इन फंडामेंटल क्वांटिटी को आप किस चीज में मेजर करेंगे। तो अगली चीज आती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, ठीक। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को आप स्टैंडर्डाइज करके जिस चीज में मेजर करते हैं। जैसे लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक। मास की जो होगी वो किलोग्राम, टाइम की होगी सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, एम्पियर, ऐसे टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर का क्या होगा, मोल, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होगी कैंडिला। मतलब क्या है कि जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, मीटर, मास की क्या मानी जाएगी, किलोग्राम, टाइम की क्या मानी जाएगी, सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी को बेसिकली किस चीज में नापा जा सकता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर में, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडिला, ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं है लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, मगर अगर लेंथ को स्टैंडर्डाइज करना है तो आप किसमें नापेंगे, मीटर में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इतनी फंडामेंटल क्वांटिटी है और उन फंडामेंटल क्वांटिटी की अपनी क्या फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड थिंग, दो सप्लीमेंट्री यूनिट और भी बनाई गई, उसे हम कहते क्या है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सात अलग अलग तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है और उनके सातों की क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा दो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास और होती है जिसे हम कहते क्या है, एक है आपका प्लेन एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है ना। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल का मतलब क्या है, अगर मैं किसी प्लेन पर, ठीक, कोई आर्क बनाऊं तो वो आर्क किसी एक सर्कल का पार्ट होगा, ठीक। तो ये आर्क उस सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगी वो कैसा एंगल होगा, प्लेन एंगल होगा। कहने का मतलब मैं ये एक आर्क ले लेता हूं, किसी सर्कल का एक पार्ट ले लेता हूं, ये सर्कल का पार्ट इस सेंटर पर जो कोई भी एंगल सबटेंड करेगा वो कैसा एंगल होगा, प्लेन एंगल होगा, ठीक। मतलब क्या है कि अगर इसकी आर्क की लेंथ मुझे पता हो और साथ ही साथ इस सर्कल का रेडियस पता हो, अब मुझसे कहा जाए ये बताइए ये आर्क इस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो आप इस सबटेंडेड एंगल निकालेंगे कैसे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब समझ रहे हैं, जब भी कोई प्लेन ज्योमेट्री या प्लेन कर्व सेंटर पर जो कोई भी एंगल सबटेंड करेगा वो किसका पार्ट होगा, प्लेन एंगल का पार्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो यूनिट होगी आपने छोटे से क्लास में पढ़ रखा है, इसको या तो हम डिग्री में मेजर करते हैं या फिर रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक। अच्छा, कहने का मतलब प्लेन एंगल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी या फिर क्या होगी, रेडियन होगी, ठीक। दूसरी चीज इस डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है, रेडियन जो होता है वो डिग्री का पाई बाई 180 टाइम्स होता है। इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं आपसे कहता हूं 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मतलब 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होना है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियन इज इक्वल टू डिग्री, बताया था डिग्री कितनी है 30 इंटू क्या कर सकते हैं पाई बाई 180, इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना होगा पाई बाई
6 रेडियन। ठीक, तो डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, डिग्री और रेडियन किसकी यूनिट है? प्लेन एंगल की यूनिट है। ठीक है ना। सेकेंड थिंग बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई एक स्फेरिकल बॉडी का कोई सरफेस है, मैं कहता हूं एक मैं फुटबॉल लेता हूं, उस फुटबॉल का एक छोटा सा पार्ट काट के निकालो। हमने एक छोटा सा पार्ट काट के निकाल लिया। ठीक, तो ये वाला पोर्शन सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा एंगल होगा? वो सॉलिड एंगल होगा। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में यही डिफरेंस है। प्लेन एंगल में हमेशा कोई आर्क जो 2D में है, ठीक, ये 2D ज्योमेट्री यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करती है। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूंगा तो सॉलिड एंगल के केस में आपके पास ये पूरा 3D ऑब्जेक्ट होगा। ये 3D ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं कहूं ये सरफेस, आपका सरफेस की लेंथ कितनी है? d है, और ये सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से मैं कहूं रेडियस कितनी है? तो कितनी है? r। और आपसे कहा है सॉलिड एंगल निकालना है, तो सॉलिड एंगल आप कैसे निकालेंगे? d ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। ठीक, सॉलिड एंगल को आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ओमेगा से। यहां मैंने d इस्तेमाल किया है, इसलिए इस्तेमाल किया है। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो आप ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और जब एंगल बड़ा होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू सीधा सीधा आप a बाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब सॉलिड एंगल में सॉलिड पार्ट एंगल सबटेंड करेगा, प्लेन एंगल में आपकी कोई एक ज्योमेट्री होगी वो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी। ठीक, तीसरी चीज, इसको नापते किस में है? इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। इसको किस में नापते हैं? स्टेरेडियन में नापते हैं। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? स्टेरेडियन में आएगी। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल था कितने टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं और उनकी यूनिट क्या क्या हो सकती है। ठीक, अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है? हमने दो चीज पढ़ी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, दूसरी उसकी यूनिट क्या है। ठीक, तीसरे टर्म की हम बात करते हैं। तीसरे टर्म में ये है कि आप इस डिग्री को किस सिस्टम में मेजर करते हैं। सिस्टम में मेजर करने का मतलब क्या है? तीन तरह की स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाया गया। यूनिट सिस्टम में है क्या चीज? आपके तीन यूनिट सिस्टम बनाए गए। पहला आपका था MKS सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम। सेकेंड आपका है CGS सिस्टम। थर्ड है आपका FPS सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोई कहता हूं मैं किसी यूनिट को MKS सिस्टम में लिखना चाहता हूं, तो MKS सिस्टम में लिखने का मतलब क्या है? जो लेंथ आप नापेंगे वो किस में नापेंगे? मीटर में। मास किस में नापेंगे? किलोग्राम में। टाइम किस में नापेंगे? सेकेंड। कहने का मतलब अगर मैं कोई यूनिट लिखूं जिसमें आपका लेंथ किस में हो? मीटर में हो, मास किस में हो? केजी में हो, टाइम किस में हो? सेकेंड में हो, तो वो यूनिट सिस्टम किसका पार्ट होगा? MKS सिस्टम का पार्ट होगा। जैसे मैं लिखता हूं वेलोसिटी की यूनिट आपने पढ़ रखा मीटर पर सेकेंड पढ़ रखा है। कहने का मतलब लेंथ को हमने किस में लिखा है? मीटर में। टाइम को किस में लिखा है? सेकेंड में। तो आपको समझ आ जाना चाहिए लेंथ अगर मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो किस सिस्टम में? MKS सिस्टम में है। ठीक, ऐसे ही CGS की अगर मैं बात करूं, CGS के केस में आप लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक, मास को ग्राम में नापेंगे और टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड में। ठीक, कहने का मतलब इस सिस्टम में लेंथ को आप किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। ग्राम को, मास को किस में नापेंगे? ग्राम में। टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड में। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि आपने लेंथ को किस में नापा है? सेंटीमीटर में। टाइम को किस में नापा है? सेकेंड में। तो ये वाली यूनिट आपने किस सिस्टम में लिखा है? CGS सिस्टम में लिखा है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, ये जो है ये सिस्टम, इसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते हैं।
ठीक, यहां पर लेंथ को आप अगर फुट में नापेंगे, ठीक, मास को आप पाउंड में नापेंगे और टाइम को किस में नापेंगे, सेकेंड में। ठीक, तो वो यूनिट सिस्टम किसमें होगा, एफपीएस सिस्टम में होगा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज मैं एग्जांपल दूं, वेलोसिटी की यूनिट में लिखता हूं फुट पर सेकेंड, मतलब लेंथ को हमने किस में लिखा है, फुट में, टाइम को किस में लिखा है, सेकेंड में, तो किस सिस्टम में लिखा है, एफपीएस सिस्टम में लिखा है। ठीक, लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे, जैसे मैं लिखता हूं मास की यूनिट, फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट आपने पढ़ा है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने मास किस में लिखा है, केजी में, लेंथ किस में लिखा है, मीटर में, टाइम किस में लिखा है, सेकेंड में, तो किसका पार्ट होगा, एमकेएस का। ठीक, ऐसे अगर मैं लिख दूं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप देखिए मास को किस में नाप रहे हैं, ग्राम में, डिस्टेंस को किस में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में, टाइम को किस में नाप रहे हैं, सेकेंड में, तो किसका पार्ट होगा, सीजीएस का पार्ट होगा। ठीक, अच्छा तीसरा क्या है, फुट पाउंड सेकेंड है, तो मैं मास को किस में नापूंगा, पाउंड में, पाउंड, डिस्टेंस को किस में नाप रहा हूं, फुट में, पर सेकेंड स्क्वायर लिख दूं, तो ये किस सिस्टम में आएगा, एफपीएस सिस्टम में आएगा। ठीक, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, लिखने को तो आप ये भी लिख सकते थे इसको केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते थे, मगर ये यूनिट सिस्टम किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम से मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मास किलोग्राम में है, डिस्टेंस किस में है, सेंटीमीटर में, जो कि इन तीनों सिस्टम में अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए ये तरीका गलत होगा लिखने का, इसका यूनिट सिस्टम को लिखने का ये गलत तरीका है। जब भी आप यूनिट को लिखेंगे तो इन्हीं तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बेसिक सिस्टम यूनिट का और भी होता है जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है, एसआई सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या है, जैसे आपने पावर की यूनिट पढ़ी थी वाट, फोर्स की यूनिट पढ़ी थी न्यूटन, तो ये सब कैसे सिस्टम में थे, एसआई सिस्टम में थे, ठीक है ना। अच्छा कहने का मतलब है बेसिकली पूछा जाए तो कितने यूनिट सिस्टम हो सकते हैं, तो चार आप कहेंगे आप, पहला एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा क्या है एसआई सिस्टम, ठीक है ना। ये जो तीनों सिस्टम है बेसिकली पार्ट किसके हैं, एसआई सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। लेंथ को मेजर करना तो बहुत ही आसान है, आप जनरल लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं, ठीक, या मीटर रोल आपके पास होता है। कहने का मतलब अगर मुझे इस पेन की लेंथ निकालनी है तो मैं स्केल से नाप सकता हूं, ठीक, नाप सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे किसी पार्टिकल की विड्थ निकालनी है, पार्टिकल का छोटा या छोटे पार्टिकल का डायमीटर निकालना है, या कोई पतली चीज की थिकनेस निकालनी है, तो हम वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रू गेज इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इन सब की अपनी एक लिमिट है। कहने का मतलब क्या है कि लेंथ को मेजर करना है तो आप मीटर स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, आप वर्नियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्क्रू गेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये इनकी भी अपनी एक लिमिट है। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे यहां से सन की डिस्टेंस निकालनी तो ना मैं उसे मीटर स्केल से नाप सकता हूं, ना मैं उसे वर्नियर से नाप सकता हूं, ना ही स्क्रू गेज से नाप सकता हूं, ठीक है ना। मुझे किसी एटम की साइज निकालनी है तो एटम की साइज के लिए ना मैं वर्नियर इस्तेमाल कर सकता हूं, ना मैं स्क्रू गेज इस्तेमाल कर सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं उनकी अपनी एक लिमिट है, वो उस लिमिट के बाहर काम नहीं कर सकते। अब मुझे सन की डिस्टेंस निकालनी है अर्थ से कितनी है, तो मैं मीटर स्केल से तो नहीं निकाल सकता, ठीक। अब मुझे किसी एटम का डायमीटर निकालना है, एटम का डायमीटर आप वर्नियर से नहीं निकाल सकते, स्क्रू गेज से नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केस में आप एक अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक। आपको सन से डिस्टेंस निकालनी है तब भी आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इनडायरेक्ट। आपको एटम की साइज निकालनी है तब भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। हम इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक क्या है, लिमिट है, उसके बियॉन्ड ये वर्क नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल किसका करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का,
ठीक है ना। दूसरी चीज, इसकी कितनी लिमिट है, वर्नियर कैलिपर की जो लिमिट है वो 10⁻⁻⁴ मीटर, मतलब ये 1 mm का 10th पार्ट तक नाप सकता है। ठीक, 1 mm के अगर मैं 10 पार्ट कर दूं तो एक पार्ट की लेंथ को ये वर्नियर कैलिपर्स बता सकता है। ठीक, दूसरी चीज, स्क्रू गेज कितना मिनिमम नाप सकता है, 10⁻⁵ मीटर, मतलब क्या, 1 mm के अगर मैं 100 पार्ट कर दूं तो ये स्क्रू गेज उस 100 पार्ट की विड्थ को निकाल सकता है। ठीक है ना। अब मैं कह दूं, ये बताइए 10⁻⁹ नापना है, तो 10⁻⁹ मीटर को हम किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसके लिए हम इस्तेमाल किसका करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट मेथड है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं इरेज करने जा रहा हूं। इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट मेथड में यहाँ लेंथ को मेजर करने में दो समस्याएं हैं, या तो बहुत बड़ी लेंथ हो तब हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, और बहुत छोटी लेंथ हो तो स्क्रू गेज से नहीं नाप सकते। तो नापेंगे किससे, ये हम नापेंगे इनडायरेक्ट मेथड से नापेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, लॉन्ग डिस्टेंसेस को आप किस तरह नापते हैं। ठीक, प्रॉब्लम समझ में आ रही है। मीटर स्केल से तो हम सन की लेंथ नहीं निकाल सकते, यहां से सन कितनी दूर है, मीटर स्केल से तो हम नहीं नाप सकते। हम नापेंगे किससे, इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग मेथड को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपका पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड, ये पैरालॉक्स मेथड है क्या चीज, ये पैरालॉक्स मेथड का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैरालॉक्स क्या होता है। ठीक, अब आप एक काम करिए, अगर मैं इस पेन को यहां पर सामने रखूं, ठीक, और इस पेन को सामने रखने के बाद इस पॉइंट को मार कर लो। ठीक, अब मैं आंख से देखूं, दोनों आंख से खोल के देखूं, एक आंख को बंद करूं जिससे ये पेन इस पॉइंट को पूरा का पूरा ढक ले। मैं क्या करूंगा, एक आंख को ढकूंगा और इस पेन से इस बोर्ड की तरफ देखूंगा जिससे ये पेन इस पॉइंट को पूरा का पूरा क्या कर ले, ढक ले। पेन की पोजीशन नहीं चेंज करनी है, अपनी भी पोजीशन नहीं चेंज करनी है। अब आप दूसरा काम करेंगे, उसी पॉइंट को जब आप दूसरी आंख से देखेंगे तो अब आपको ये पॉइंट यहां ना दिख के पेन आपको कहां दिखेगा, यहां पर। पहले आपने जब पेन लगाया था तो वहां पर ये पेन क्या करता था, जब मैं एक आंख से देखता था इस पॉइंट को पूरा का पूरा क्या करता था, ढक के रखता था। मगर जैसे ही मैं इस आंख को बंद करके दूसरी आंख से देखूंगा तो पेन की पोजीशन चेंज होकर इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, पैरालॉक्स। मतलब आंख तो आपकी है, दोनों आंख आपकी है, मगर इन दोनों आंख के लिए इस पेन की जो इमेज है वो अलग अलग पोजीशन पे है। ठीक, तो एक ही ऑब्जेक्ट के इमेज की पोजीशन अलग अलग बनना दोनों आंखों के कारण, इसको हम क्या कहते हैं, पैरालॉक्स। और इस टाइप की एरर को भी क्या कहते हैं, पैरालॉक्स एरर पढ़ते हैं, जो आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो फिलहाल हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। पैरालॉक्स मेथड में करेंगे क्या, मुझे सन की डिस्टेंस निकालनी है। सन की डिस्टेंस निकालने के लिए सन पे तो जाएंगे नहीं कि मैं मीटर स्केल या कोई फीता लेकर अर्थ पर रखूं और दूसरा सन पर रखूं और मेजर कर लूं, ये पॉसिबल नहीं। हम करते क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम करेंगे ये आपका अर्थ है, ठीक, यहां सन है। मैंने सन को छोटा बनाया है, छोटा किस लिए बनाया, क्योंकि सन बहुत दूर है, इसका विजिबल एंगल हमारी आंख पे बहुत छोटा बनता है, इसलिए सन हमें छोटा दिखाई पड़ता है, जबकि सन अर्थ से कई लाखों गुना बड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, इस सन को मुझे देखना है तो मैं करूंगा क्या, यहां पर अब मैं पॉइंट के फॉर्म में दिखा दूं, मुझे सन को देखना है। मैंने अर्थ पर रहकर एक बार यहां से देखा, ठीक, एक बार मैंने यहां से सन को देखा और मैंने देखा क्या, इस तरह की रे। अगर मैं सीधा सीधे डिस्टेंस की बात करूं तो आपकी आंख से सन यहां पर था। ठीक, अब मैंने क्या किया, अपने आप को इस ए पोजीशन से चेंज करके बी पोजीशन पर हम आ गए। अब हम क्या देख रहे हैं, फिर से उसी सन को हम देखेंगे। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए इन दोनों सिचुएशन में होगा क्या, इन दोनों सिचुएशन में ये होगा कि ये दोनों डायरेक्शन अपने एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाएंगे। इसको मैं क्या कह देता हूं, थीटा।
ठीक, मतलब दोनों अलग अलग पोजीशन पर डायरेक्शन के बीच की एंगल कितनी आई, थीटा। ठीक, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने लिखी है। ठीक, एक बार मैंने ए पोजीशन से देखा, सन मुझे यहां दिखा, दूसरी बार मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, सन मुझे यहां दिखा। ठीक, अच्छा, अब होगा क्या चीज, इन दोनों पोजीशन, जो अलग अलग पोजीशन से मैं सन को देख रहा हूं, इन दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इसको कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। अगर इस बेसिस की लेंथ में x मान लूं, कहने का मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या मान लूं, x मान लूं, और यहां पर ये एंगल, ये डिस्टेंस कितनी मान लूं, d। ठीक, तो ये बताइए, अगर मुझे थीटा निकालना है तो ये d लेंथ तो बहुत ज्यादा है, और d लेंथ बहुत ज्यादा होने से मैं कहूंगा कि ये जो AB है वो स्ट्रेट ना होके किसी एक d रेडियस के स्पेयर या सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक, मैं यहां खड़ा था, 2 मीटर में और खिसक के आगे से फिर सन को देखूंगा, इन दोनों सिचुएशन में मुझे क्या दिखेगा, इस लेंथ की तुलना में ये लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक, तो यहां पर मैं क्या मानूंगा कि ये जो AB लेंथ है, वो AB लेंथ वो स्ट्रेट ना हो कि किसी एक बड़े से सर्कल का क्या है, पार्ट है। ठीक है ना, उस केस में अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या कर सकते हैं, रेडियस, x अपॉन क्या हो जाएगा, d। ठीक, ये थीटा आपको पता होगा। थीटा कैसे पता होगा, क्योंकि आपने देखा है तो आपको डायरेक्शन के बीच का एंगल तो पता होगा, और साथ ही साथ इस a और b के बीच की डिस्टेंस क्या पता है, x। तो आप यहां से निकाल सकते हैं सन की डिस्टेंस आपके अर्थ से कितनी है। ठीक है ना, कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलॉक्स मेथड। ठीक है ना, ऐसे ही अगर किसी प्लेनेट का रेडियस फाइंड करना है या डायमीटर फाइंड करना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक, वहां जाके फीते से तो नापेंगे नहीं, हम करेंगे क्या, अब हम काम करेंगे, यहां आपका क्या है, प्लेनेट है या अर्थ पर है। ठीक, इस प्लेनेट का ये डायमेट्रिकल पॉइंट, डायमेट्रिकल ए और बी आपके क्या है, डायमीटर है, ए और बी आपके क्या है, डायमीटर है। ठीक, अच्छा, मुझे इस प्लेनेट का रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं प्लेनेट के डायमीटर को क्या मान लूं, d। ठीक, और डिस्टेंस तो आप पहले वाले मेथड से निकाल सकते हैं, पहले वाले मेथड से मैंने आपको डिस्टेंस निकालनी बताई, मुझे ये डिस्टेंस पता चल गई पहले मेथड से, जो अभी भी मैंने इसके पहले बताया, d कितना है। ठीक है ना, अब मुझे निकालना क्या है, इस प्लेनेट का डायमीटर कितना है। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, ये एंगल तो आपको पता होगा कितना होगा, थीटा, मतलब डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इस प्लेनेट का डायमीटर कितना है, d, स्मॉल d, और प्लेनेट की अर्थ के पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है, t। ठीक, अब देखिएगा, आप इन दोनों डायमेट्रिकल पॉइंट, अलग अलग डेजिग्नेशन को देख रहे हैं, अलग अलग पॉइंट को देख रहे हैं, तो अब बेसिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, d, और अर्थ से इस प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D। तो फिर से आप इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू d अपॉन कैपिटल D से। ठीक है ना, तो यहां पे आपका जो डायमीटर आएगा वो आया कितना, थीटा टाइम्स ऑफ d। तो आप किसी बड़े प्लेनेट का डायमीटर निकाल सकते हैं, वो प्लेनेट कितनी डिस्टेंस पर है उसे निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, पैरेलॉक्स मेथड की हेल्प से।